जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अमरेंद्र श्रीवास्तव आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करता हूं। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। किससे क्रांति बच्चों? तो कलम से क्रांति। सभी को जय हिंद, सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे मस्त होंगे, बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी, जानदार शानदार लाजवाब। ठीक है, और सारे बच्चे कमेंट करके बता दीजिए कि सभी को आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है। फटाफट तेजी से चलिए। तो देखो, सबसे पहली बात, दिवाली की ढेर ढेर, तो सभी बच्चे जान ले कि लेवल इसका थोड़ा सा अप है, तो घबराना नहीं है। थोड़ा आसान आसान तो हमेशा होता ही है, थोड़ा सा टफ सवाल भी करना है, ठीक है ना। आसान आसान तो आप डेली करते हो, थोड़ा टफ सवाल भी करो, ठीक, क्योंकि इजी इजी तो सब लोग करते हैं। लाला लाजपत राय द पीपल समाचार पत्र से संबंधित नहीं थे। कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी। तो एक एक करके देखते हैं कौन कौन सा स्टेटमेंट इसका क्या है तो सही है, ठीक है ना। एक एक करके देखते हैं कौन सा सही है। चलिए शुरू करते हैं। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी, तो यस हुई थी। कहां पर? तो मुंबई में हुई थी, ये ठीक है। अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आजाद ने प्रकाशित किया था, तो यस बिल्कुल प्रकाशित किया था, कहीं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। लाला लाजपत राय द पीपल समाचार पत्र से संबंधित नहीं थे, ये गलत है, संबंधित थे। कलकत्ता में प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी। हिंदू कॉलेज, जो पूर्व में हिंदू कॉलेज था, तो बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 4। तो कौन सा आंसर बन रहा है देखो, तो सी आपका राइट आंसर बन जा रहा। 1 2 एंड 4 ये आपका क्या हो गया? आंसर बन गया पहले क्वेश्चन का। कि ये बहुत सारे इंफॉर्मेशन एक ही क्वेश्चन में। कि आर्य समाज कब बना? तो 1875 में। अल हिलाल को मौलाना अबुल कलाम आजाद ने प्रकाशित किया था। लाला लाजपत राय द पीपल समाचार पत्र से संबंधित नहीं थे। कलकत्ता में प्रेसिडेंसी मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 और 4। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिल्ली दरबार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, इसमें बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया, बंगाल से अलग बिहार का नामक नया प्रांत बनाया गया, दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई। उपरोक्त सभी, ठीक है ना, उपरोक्त सभी। तो अब इसको बताना है आपको सारी की सारी बातें। दिल्ली दरबार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सबसे पहली बात, कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं, क्या पता सारे सत्य। फटाफट आंसर करके बताओ सारे बच्चे। ये देखो, दिल्ली दरबार कब लगता है? तो 12 दिसंबर 1911 को। और उस समय दिल्ली दरबार लगाया क्यों गया था? तो ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम की भारत यात्रा, जॉर्ज पंचम राज्याभिषेक चल रहा था और उनकी भारत यात्रा की बातें हो रही थी, ब्रिटेन के सामग्री का। तो इसी में जब ब्रिटेन वो भारत की यात्रा पर आते हैं तो कहते हैं दिल्ली काफी खूबसूरत है, तो उन्होंने कहा दिल्ली भारत की राजधानी होनी चाहिए, ठीक। तो उसी से विभाजन रद्द माना जाता है। और जब विभाजन को कैंसिल किया गया, तो रद्द किया गया, तो बंगाल से अलग बिहार को भी नया प्रांत बना दिया गया उसी दिन। तो बिल्कुल ठीक है, ये भी घोषणा होती है इसमें। दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की। ध्यान रखना, बनाया नहीं गया, ट्रांसफर नहीं किया, घोषणा। तो बिल्कुल ठीक है। तो ये सारी बातें होती हैं ऑल ऑफ दिस। तो बंगाल का विभाजन लंबे समय से चल रहा था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन होता है। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन होता है और लंबा विरोध चलता है, 5 से लेकर 11 6 सालों तक लंबा विरोध के बाद जाकर के पार्टीशन क्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय वायसराय लॉर्ड हर्डिंग पर बम किसने फेंका? तो जब ये दिल्ली में राजधानी, तो दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता, तो किसने बम फेंका था भाई? त्रिमूर्ति, त्रि यानी यहाँ त्रिमूर्ति। त्रि किससे शुरू होगा? तो त्री फॉर टी एम, मूर्ति फॉर एम, और टी फॉर ट्री। तो टी एम टी कह लू, तो त्रिमूर्ति। तो टी से हो जाएगा कौन? तो तैयब जी। टी एम से हो जाएगा कौन? मेहता जी। और टी से हो जाएगा कौन? तैलंग जी, यानी तैयब तैलंग मेहता। तैयब तैलंग मेहता। तो टीएमटी का यहाँ पे फुल फॉर्म दिखा दे रहे हैं आपको, ठीक है ना। टीएमटी का मतलब होगा क्या? तो तैयब, तैयब मेहता, मेहता और कौन? तो तैलंग।
ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं क्या, तो TMT, इसे कहते हैं बॉम्बे त्रिमूर्ति। तो मेहता, तेलंग और कौन, तो तैयब जी, इन्हें बॉम्बे त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है, जो काफी बेहतरीन काम करते हैं, ठीक है ना, देश के लिए काफी बढ़िया काम करते हैं। अब एक बड़ा पॉपुलर नाम आपने सुना होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान जी का नाम। ठीक, अब अगला क्वेश्चन उन्हीं से है, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? लाल कुर्ती आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो खिलाफत आंदोलन जो है ये कौन सा, तो अली ब्रदर के द्वारा शुरू किया, अली बंधुओं के द्वारा। कौन थे, तो मोहम्मद अली, मोहम्मद अली और शौकत अली, और कौन, तो और शौकत अली। ये तो अली बंधुओं के द्वारा शुरू किए गए। भारत छोड़ो आंदोलन तो आप सभी को पता है, कोई भी बच्चा कह सकता है, गांधी मेन इसके लीडर थे, हालांकि लीडरलेस मूवमेंट माना जाता है, लेकिन ये गांधी जी का आंदोलन माना जाता है, ठीक है ना, गांधी जी, ठीक, गांधी जी का आंदोलन माना जाता है। लाल कुर्ती आंदोलन जो होता है ये शुरू किया गया किसके द्वारा, तो खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। कब, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, सबने जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वहां के दौरान, या ऐसे कह सकते हो कि नमक आंदोलन के दौरान, या ऐसे कह सकते हो कि नमक आंदोलन, दांडी यात्रा के दौरान। तो ये इसी को कहा गया, आंदोलन के दौरान इसी को कहा जाता लाल कुर्ती आंदोलन, ये लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हो। लाल कुर्ती, लाल कुर्ती आंदोलन बड़ा प्रसिद्ध था, रेड शर्ट मूवमेंट। ये उत्तर पश्चिम में किया गया, कहां पर, तो उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में स्टार्ट किया गया। पश्तून लोग होते हैं, पश्तून का नाम आपने सुना होगा, पश्तून लोग जो होते थे इन्होंने आंदोलन शुरू किया था। और खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान की जब हम बातें करते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान की, इन्हें बादशाह खान भी कहते हैं, इन्हें बादशाह खान भी कहते हैं, ठीक, बादशाह खान भी कहते हैं। इन्हें सीमांत गांधी भी कहते हैं, इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो सीमांत गांधी के नाम से फेमस थे कौन, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। ये कौन से, तो लाल कुर्ती आंदोलन से, रेड शर्ट पहन करके, लाल कुर्ती पहन करके आंदोलन करते थे, तो इसीलिए इन्हें नाम दिया गया क्या, तो लाल कुर्ती आंदोलन। तो ध्यान रखना, लाल कुर्ती आंदोलन वाले कौन थे, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला क्वेश्चन बताएं आप लोग, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख भेनसांग, अबू सईद, अल मसूदी, अल बरूनी ने किया। सांबरपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है। अब इसमें से कौन सा सही है, तो आप लोग बताना कौन सा इसमें सही है, फटाफट तेजी से आप लोग आंसर करें। तो देखो, मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग करता है, तो बिल्कुल करता है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग पूरे भारत में घूमता है और कई बार कहता है कि यहाँ पर, एक तो पहला पॉइंट, तो रोडवे तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं, असुरक्षित है। ह्वेनसांग कहता है कि भारत में जो सड़क मार्ग है वो सुरक्षित है, यहाँ जगह जगह पर चोर डाकू तमाम मिलते हैं, इवन खुद कई बार वो फंस चुका था। तो वो मुल्तान के सूर्य मंदिर की चर्चा कहता है कि भाई हमने भी सुना था। अबू सईद भी कहता, अल मसूदी भी कहता, अल बरूनी भी कहता। उस समय के सारे इतिहासकार कहते हैं कि मुल्तान में बहुत फेमस पॉपुलर सूर्य मंदिर हुआ करता था। ठीक, उल्लेख किया, उल्लेख की बातें हैं अभी के टाइम में, तो ये सही है, कहीं कोई क्वेश्चन नहीं। सूर्य की पूजा में सांबपुर यात्रोत्सव से संबंधित जो होता है, जो सांबपुर यात्रा उत्सव कहते हैं, जिसे रथ यात्रा कहते हैं, रथ यात्रा कह सकते हो, सूर्य की पूजा से संबंधित है। तो सूर्य पूजा, इसे भी रथ यात्रा का दर्जा दिया था, तो सांबपुर यात्रा उत्सव, ये दोनों सही है, कहीं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है आपके, सही है।
इन दो नेताओं ने भारत के दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया था। मतलब उन्होंने सामाजिक रूप से कई सारे काम किया कि समाज में उत्थान होना चाहिए। तो देखते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू। तो नेहरू जी तो कोई ऐसा सामाजिक काम करते ही नहीं है। मोतीलाल नेहरू जी कोई सामाजिक काम नहीं, ये पूरी तरह से पॉलिटिकल पर्सन थे। ही वॉज नॉट ए सोशल पर्सन, ही वॉज ए ओनली पॉलिटिकल पर्सन। मतलब केवल केवल क्या थे वो, एक राजनीतिक व्यक्ति थे। तो सामाजिक का तो मुद्दा ही नहीं आता, ये राजनीतिक व्यक्ति थे। गोपाल कृष्ण गोखले जी थे क्योंकि सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी, तो ये तो थे, लेकिन ये नहीं थे। तो आंसर ये क्या हो गया, गलत हो गया। विपिन चंद्रपाल अरविंदो घोष। विपिन चंद्रपाल वैसे भी जानते हो गरम दल के नेता थे, लेकिन सोशल वर्कर नहीं थे। इन्होंने देश के लिए काम किया, नो डाउट। नेशनलिज्म इनके अंदर थी, देशभक्ति तो था, नेशनल पर्सन थे, राष्ट्रीय पर्सन तो थे, लेकिन देशभक्ति जैसी बातें नहीं थी। तो ये भी आंसर में वैसे अरविंदो घोष को भी कर दो। सुभाष चंद्र बोस की जब बातें कर लो, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये दोनों लोग पॉलिटिकल थे। ठीक, बोस जी को पास इतना फुर्सत नहीं थी, ये क्रांतिकारी आंदोलनकारी भी कह सकते हो। क्रांतिकारी काफी बढ़िया माने जाते हैं सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक, क्रांतिकारी के साथ बेहतरीन पॉलिटिशियन भी माने जाते हैं, पॉलिटिकल पर्सन भी माने जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस में ज्वाइन किया था। लेकिन ये सामाजिक उत्थान के लिए कोई काम नहीं करते हैं, चाहे वो निम्न वर्ण हो चाहे उच्च वर्ण, क्योंकि इनके पास इसके लिए फुर्सत नहीं थी। इन्होंने पहले देश को प्रायोरिटी दिया कि देश को आजाद करो, उसके बाद विचार करो, ठीक है ना, सामाजिक उत्थान के लिए। तो इन्होंने कोई भी सामाजिक उत्थान जैसा कोई काम बोस जी ने नहीं किया था। वो देश के हित की बातें करती है, देश प्रेम थे, देश के प्रेमी थे, देश प्रेमी थे, पूरा देश के प्रति पूरा देश प्रेमी कह सकते हो। लेकिन सामाजिक रूप से इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया था कि यहाँ पर सामाजिक उत्थान का कोई काम ये नहीं किया करते, बट पॉलिटिकल रहते। जवाहरलाल नेहरू फुल्ली पॉलिटिकल पर्सन थे, पूरी तरह से राजनीतिक व्यक्ति थे। यहाँ पर कहीं कोई देशभक्ति जैसी इनके अंदर, देशभक्ति भी थी इनके अंदर, तो राजनीतिक व्यक्ति थे, साथ में देशभक्त भी कह सकते हो आप इन्हें। तो ये आपके अंदर नहीं थी। गांधी जी सामाजिक उत्थान पे काम करते हैं, खास करके समाज के निचले वर्ग के लिए, समाज के निचले वर्ग के उत्थान के लिए काफी काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हरिजनों उत्थान, हरिजनों उत्थान पे, हरिजन उत्थान बहुत बड़े पैमाने पर काम करते, ठीक है ना। गांधी जी की मैगजीन भी थी क्या, तो हरिजन। कई सारे काम करते हैं गांधी जी। तिलक जी भी गणपति महोत्सव, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव, कई सारे महोत्सव मनाते हैं। ध्यान में समझो, शामिल हुए। तो गठन कौन करते हैं, तो मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, और कौन, तो चित्तरंजन दास, और कौन, तो चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और कौन थे, चित्तरंजन दास। तो ये भी ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और ये केवल शामिल होने की बात है, तो ये शामिल हो। एक और दो दोनों सही, दैट मीन्स क्या, आपके और आंसर विल बी सी आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर स्टार्टिंग नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9। इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किस वायसराय से है, तो इल्बर्ट बिल विवाद, इल्बर्ट बिल विवाद क्या था भाई, तो इल्बर्ट बिल विवाद ये था कि यूरोपीय जितने भी, इल्बर्ट बिल विवाद ये था कि यूरोपियन जो है, जो मजिस्ट्रेट है, उन्हीं के बराबर इंडियन मजिस्ट्रेट को भी पूरा अधिकार दिए जाने की बात होती है। तब जो है यूरोपियन ने बहुत बड़े पैमाने पर इस बिल का विरोध करते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर इस बिल का विरोध करते हैं कि भाई हम यूरोपियन इंडियन से सर्वश्रेष्ठ हैं। तभी तो पता चला भारत में जो पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन लोग थे, तभी उन्हें इस बात की फीलिंग हुई। भाई देखो, दो चीजें हो गई, एक तो इंडियन और दूसरे कौन हो गए, तो यूरोपियन। यूरोपियन दैट मीन्स क्या, तो ब्रिटिश। अब इसमें यह था कि सुप्रीम कौन है,
तो इस बिल में क्या था कि इंडियन मजिस्ट्रेट और यूरोपियन मजिस्ट्रेट बोथ आर इक्वल, दोनों क्या है तो इक्वल है। इस बिल में ये बातें थी। तो यूरोप वाले ने कहा ये कैसे संभव है, हम लोग यूरोपियन है, दैट मीन्स हम लोग सर्वोच्च, जैसे यूनानी कहती है कि हम लोग भगवान के पुत्र हैं, ठीक है, वी आर ए सन ऑफ गॉड, तो हम भगवान के बेटे हैं, तो वो अपने आप को डिक्लेयर करते। तो यहां पर उसी तरह से यूरोपियन कहते हैं कि भाई देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो हमारे बराबरी कैसे कर सकते हो। इससे क्या हुआ, जो इंडिया के लोग थे उन्हें पता चला कि हम लोग यूरोपियन के बराबर नहीं है, मतलब हम जज तो है लेकिन बराबर नहीं है। कहने का मतलब एक बात समझो, जैसे एक बात समझो, मान लीजिए आप हापुड़ के डिपो, हापुड़ का नाम सुना होगा, हापुड़ डिस्ट्रिक्ट, हापुड़ के आप डीएम है, ठीक, वहीं पर एक और व्यक्ति है और वो कहीं का डीएम हो, मान लीजिए खूबसूरत शहर का नाम सुना, जिला गाजियाबाद, गाजियाबाद का एक पर्सन डीएम है, ठीक है ना। अब देखो दोनों लोग डीएम है। अब गाजियाबाद वाला कहता देखो भाई हम तो एनसीआर में आते हैं और एकदम दिल्ली से सटे तो थोड़ा दूर हो, और हमारे तुम्हारे स्टेट में भी अंतर है, हम बड़े जिले के डीएम है और ये हम छोटे जिले के डीएम है, तो अपने आप को सुपरमेसी दिखाए तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। हम लोग कहेंगे भाई देखो डीएम की पोस्ट तो बराबर है, आप चाहे छोटे डिस्ट्रिक्ट के हो चाहे बड़े डिस्ट्रिक्ट के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आपकी लेबिलिटी बढ़ जाती है, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है कि बड़े राज्य को संभालना, एक सॉरी बड़े डिस्ट्रिक्ट को संभालना और एक छोटे डिस्ट्रिक्ट को संभालने में काफी अंतर होता है। छोटा डिस्ट्रिक्ट आसानी से हैंडल हो जाता है, लेकिन वो जरूरी नहीं, कभी कभी छोटे डिस्ट्रिक्ट में भी क्या होता है, इतनी ज्यादा बवाल होते, इतने ज्यादा पचड़े होते हैं कि आप खुद ही परेशान हो जाओगे, क्योंकि हापुड़ यार छोटा सा है, लेकिन मान लो अगर क्राइम खूब हुआ तब क्या होगा। अगर आपको जैसे मान लो गोरखपुर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, अगर देश आजादी के पहले, मतलब आप कह लो सन 2000 के पहले, 1990 के पहले जो गोरखपुर में जाता, वहां पर अगर डीएम भी बन के जाता तब भी उसके लिए हमेशा खतरा ही रहता। ठीक, नाम तो डीएम का लोगो रहता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनका जो वर्क प्रेशर होता है, इतना ज्यादा प्रेशर रहता, पॉलिटिकल तमाम सारी दिक्कतें उनके साथ बनी रहती। अब जब यहाँ पहुंचोगे तो इस चीज को और अच्छे समझ जाओगे कि सर कह क्या रहे थे, हकीकत कितना है। तो जब मान लीजिए हापुड़ का डीएम आप बन के गए, तो जरूरी नहीं कि आपका स्टेट छोटा है तो आप, मतलब आपका डिस्ट्रिक्ट छोटा है तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं, बिल्कुल प्रेशर बराबर है। अब चाहे हापुड़ हो चाहे गाजियाबाद हो, कहीं के हो, डीएम तो डीएम बराबर। तो वही चीजें आती कि भाई जब इंडियन भी जज है और यूरोपियन भी जज है तो दोनों बराबर है। तो यूरोपियन वालों ने कहा नहीं, हम सुप्रीम है और ये सुप्रीम नहीं है। तो सुप्रीमेसी को लेकर था आपस में विवाद हुआ और ये बिल लागू नहीं हो पाया। और ये बिल आता है किसके समय में, तो ध्यान रखना लॉर्ड रिपन के टाइम में। किसके, तो लॉर्ड रिपन के टाइम। बड़ा पॉपुलर बिल रहा, ये पॉइंट याद कर लेना, बहुत पूछा जाता है इलबर्ट बिल पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी। तो देखो ध्यान से, एक विद्रोह होता है रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी क्या, तो 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह, 1857 का जब विद्रोह होता है तो उस समय क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी विद्रोह, 1857 का विद्रोह के बाद क्या हुआ, क्या हुआ, तो महारानी विक्टोरिया का डिक्लेरेशन आता है। महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र, डिक्लेरेशन आता है। और कब, 1 नवंबर 1900 और 1 नवंबर 1858 को, कहां पर, तो इलाहाबाद, इलाहाबाद में। ठीक, इसमें क्या कहा गया, इस डिक्लेरेशन में, कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होगी, खत्म होगी, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और इंडिया में जो ब्रिटिश क्राउन का रूल शुरू हो जाएगा, ब्रिटिश क्राउन का रूल क्या हो जाएगा, स्टार्ट, क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा क्या हो जाएगा भाई, ब्रिटेन के महारानी का राज का शुरू हो जाएगा। और जो गवर्नर जनरल का पद है, गवर्नर जनरल का पद
पद क्या हो जाएगा, समाप्त। और नया पद स्टार्ट हो जाएगा। वायसराय, नया पद वायसराय का क्या हो जाएगा, तो शुरू हो जाएगा। नया पोस्ट क्या, तो वायसराय का पोस्ट क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका स्टार्टिंग हो जाएगा। अब प्रथम वायसराय कौन थे, तो ध्यान रखना प्रथम वायसराय बनते हैं कौन, तो लॉर्ड कैनिंग। कौन, तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल होते हैं और प्रथम वायसराय माने जाते हैं कहाँ के, तो भारत के। कौन, तो लॉर्ड कैनिंग। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन की जगह जो है थोड़ा सा आप लोग जान लें, जो आपके लिए बेहद जरूरी है, कि दिवाली का सीजन चल रहा है और इस दिवाली एग्जामपुर के साथ आप लोग बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेट करें। इसके लिए एग्जामपुर 75% क्या दे रहा है, आपको ऑफ दे रहा है। ठीक है ना, एग्जामपुर के जितने भी कोर्सेस में वह सभी में 75% आपको ऑफ मिल रहा है। तो अभी इनरोल करें, देर ना करें। और ये दिवाली आपके और आपके परिवार की खुशियों की सौगात लेकर के आए हैं, और मतलब आपका दिवाली और बेहतरीन हो, इसके लिए दिवाली 75 कोड आपको यूज करना है और अपनी 75% अमाउंट को बचा लेना है। अगर कोई कोर्स परचेज कर रहे हो, तो अगर आप सोच रहे हो कि आफ्टर दिवाली खरीदेंगे, तो अभी प्लान कर लो, वो आप लोगों के लिए काफी बेहतरीन होगा। 75% आपको क्या मिल जाए, डिस्काउंट। हाँ, ये ऑफर कब तक है, तो 27 अक्टूबर तक है। तब आप इसे सोच भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बेहतरीन तरीके से आप इसे बाय करो और 75% ऑफ लो। और दिवाली खूब अच्छे से मनाना है, घर वालों से लेकर के अड़ोसी पड़ोसी किसी को दिक्कत नहीं देना, सभी के साथ मस्त रहना है। ठीक, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की। मुगल चित्रकला किसके काल में उन्नति की। उन्नति का मतलब हो गया यहाँ पर सर्वाधिक उन्नति। औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। देखो, औरंगजेब के समय चित्रकला की बात कर लोगे तो चित्रकला का अंत हो गया, ऐसे कह लो चित्रकला पर रोक लगा दिया गया। चित्रकला पर रोक। अकबर के समय चित्रकला का विकास। जहांगीर के समय चित्रकला का विकास ही होता है, लेकिन ज्यादा जहांगीर के समय चित्रकला का स्वर्ण काल, इसके समय चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। चित्रकला का स्वर्ण काल किसके समय, तो जहांगीर के समय बहुत बड़े पैमाने पर चित्रकारी होती है। इवन जहांगीर खुद ही एक बहुत बड़ा चित्रकार था। वो कहता मैं कोई चित्रकारी देख लूं तो ये मैं बता सकता हूँ कि इस चित्रकारी में हाथ किसने बनाया है, पैर किसने बनाया है, चेहरा किसने बनाया है, क्योंकि खुद ही बहुत बड़ा चित्रकारों में से एक था। तो ऐसे समझ लो जहांगीर ये कोई कहता है कि मैं कोई भी फिगर देख लूं तो मैं बता सकता हूँ कि कौन सी चित्रकारी किसके द्वारा की गई। आखिरी में आ जाते हैं शाहजहां। तो शाहजहां के समय चित्रकला का विकास ही होता है, लेकिन इसकी रुचि ज्यादा नहीं थी। विकास, रुचि इसका स्थापत्य कला में। स्थापत्य कला में विकास की बातें यहाँ पर ज्यादा नहीं, नॉर्मल रहता है, क्योंकि ना ये बहुत ज्यादा नो प्रॉफिट नो लॉस वाला हिसाब किताब, बहुत ज्यादा ठीक नहीं, बस चल रहा चलने दो वो वाला हिसाब किताब। जैसे आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे बड़े लेजी स्वभाव के होते हैं, अरे ठीक है यार पढ़ लेंगे, आज नहीं करेंगे, अरे ठीक है, ऐसे करके अपना मस्त रहते हैं, हो जाएगा इस तरह में रहते हैं। ठीक, हो जाएगा, अरे उसको करो, कहते ना सोचो मत शुरुआत करो, वादा मत करो, साबित करके दिखाओ कि तुम क्या हो। ठीक, ये सब बातें याद रखना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जहांगीर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जहांगीर। अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विश्व इतिहास की झलक यानी ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये किसकी पुस्तक है, तो जवाहरलाल नेहरू का किताब। किसका, तो जवाहरलाल नेहरू का है। ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसके, तो जवाहरलाल नेहरू का। क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन करने वाले कौन थे, इसने तैयार किया था। सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, एनी बेसेंट, पिंगली वेंकैया। अब सभी को पता है कौन करते हैं, तो पिंगली वेंकैया करते हैं राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन। अब एनी बेसेंट कौन थी, सरोजनी नायडू कौन थी, तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी।
कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। और ये कब बनती है? तो 1917 में। कहां पर? तो कलकत्ता। और ये कौन? तो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। अब यहां पर ध्यान रखना है भारतीय, इसमें भारतीय नहीं है। ये कब बनती है? तो 1925 में। कहां पर? तो कानपुर में। कहां पर? तो कानपुर से सामने। तो पिंगली वकैया ने क्या किया था? तो भारत के नक्शे का डिजाइन बनाया था। मतलब भारत के राष्ट्रीय ध्वज का क्या करते हैं? डिजाइनिंग करते हैं। कौन? तो पिंगली वंकैया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अनवर ए सुहेली। अनवर ए सुहेली क्या है भाई? अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? पंचतंत्र, महाभारत, रामायण, सूरसागर। तो देखो अनवर ए सुहेली, अगर रज्मनामा होता, अगर अन्य सारी चीजें होती तब तो अलग अलग ट्रांसलेशन होता। यहाँ पर पूछ रहा अनवर ए सुहेली किसका ट्रांसलेशन है भाई? सिंपल सा क्वेश्चन है। अनवर ए सुहेली, ठीक। तो अनवर ए सुहेली किसका होगा? तो पंचतंत्र का। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पंचतंत्र। पंचतंत्र का पूरा का पूरा अनवर ए सुहेली किसका? तो पंचतंत्र का। आनंद मठ के लेखक कौन थे? आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजनी नायडू, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष। तो आनंद मठ के, इसका आंसर तो सारे बच्चे दे दोगे फटाफट तेजी से, ठीक है, तेजी से इसका आंसर दो। तो कौन हो जाएंगे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। रुकते नहीं इस क्वेश्चन पर, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? मतलब भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? क्रिप्स प्रस्ताव, साइमन आयोग का प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। तो देखते हैं भाई क्रिप्स प्रस्ताव कब आता है? तो 23 मार्च 1946 को, अरे 1942 को। और वहीं पर बात कर लेते हैं साइमन कमीशन कब आता है? तो 1927 में, 27 में बनता है। और कब आता है इंडिया में? तो 1928 में। 27 में बना और भारत में आया कब? तो 1928 में, ठीक। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं माउंटबेटन योजना कब आता है? तो 3 जून 1947 को, ठीक, 3 जून 1947 को। कैबिनेट मिशन कब बनता है? तो 24 मार्च 1946 को। और भारत के संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो भारत के संविधान सभा का गठन होता है कब? तो 1946 में। और किसके बनाने के लिए? तो संविधान सभा के निर्माण के लिए, संविधान के निर्माण के लिए, संविधान के निर्माण के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा मिशन? तो कैबिनेट मिशन। क्या आंसर हो जाएगा? तो कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत में क्या किया गया? तो भारत संविधान सभा का निर्माण किया गया, ठीक। संविधान सभा का पूरा पूरा ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, जिसको भीमराव अंबेडकर को लीडरशिप में दिया गया कि आप ड्राफ्टिंग कमेटी को देखें कैसे कैसे संविधान बनाना, क्या क्या बातें करनी है। तो पूरा का पूरा आपका पूछ रहा है कि संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन योजना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 17। आबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था 7 वर्षों में, 8 वर्षों में, 9 वर्षों में, 10 वर्षों में। तो अकबरनामा पूरा किया गया कितने सालों में पूरा किया गया अकबरनामा? ठीक है ना। तो अकबरनामा, अरे सॉरी, अकबरनामा पूरा करने में अकबरनामा के 3 भाग है। पहला पॉइंट तो इसके 3 भाग हैं, पहले एंड दूसरे। इन भागों में क्या? तो मुगल मुगल राजनीति और प्रशासन आदि चीजों से रिलेटेड है, उनके खानदान वगैरह से। तीसरा भाग को कहलाता है क्या? तो आईने अकबरी। आईने अकबरी इसका थर्ड पार्ट कहलाता है, आईने अकबरी, ठीक है ना। आईने अकबरी इसका तीसरा भाग कहलाता है। और ये कब, कितने सालों में लिखा गया? तो 7 सालों में लिखा। कितने? तो अकबरनामा 7 वर्षों में क्या किया गया? तो पूर्ण किया गया, ठीक है ना। तो 7 वर्षों में पूर्ण किया गया क्या? तो अकबरनामा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, इसमें कौन सा सही नहीं है? तो महात्मा गांधी का आत्मकथा मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई है। पहला पॉइंट कि महात्मा गांधी ने जो लिखी थी माई माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो उनकी एक किताब है, ठीक है, मेरा सत्य के साथ प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मेरा सत्य के साथ प्रयोग, ये गुजराती में लिखा गया है या नहीं? सैंडलर आयोग शिक्षा से रिलेटेड है कि नहीं? भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार में सहायता करने के लिए हिंदू कॉलेज कलकत्ता प्रथम संस्था थी। तीसरा, लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए। तो बस इसमें आपको बताना भाई गलत कौन है, सही कौन है, मतलब गलत कौन है, इसको आपको बताना है। पहला पॉइंट पे आते हैं, गांधी जी की आत्मकथा। तो गांधी जी की आत्मकथा क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, मेरा सत्य के साथ प्रयोग। ये गुजराती में है तो बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने इंग्लिश में लिख दिया है, हिंदी में होता मेरा सत्य के साथ प्रयोग, ठीक है ना। सैंडल आयोग शिक्षा से संबंधित, तो यस बिल्कुल एजुकेशन से संबंधित है, कहीं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार में सहायता करने के लिए हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में प्रथम संस्था थी, तो ये भी ठीक है, इसमें भी कहीं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। लाला लाजपत राय के बारे में कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं चुने गए, ये आपका आंसर क्या है? तो गलत है। स्पेशल सेशन में लाला लाजपत राय को अध्यक्ष चुना गया, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। गलत तो बाकी तीनों स्टेटमेंट ऊपर वाले आपके क्या है, तो सही है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी, राजेंद्र प्रसाद फ्रैंको, इंडियन स्ट्रगल, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इंडिया डिवाइडेड, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू, सब बताना कौन सा मैच नहीं करना। ध्यान समझना, पहले ऐसे क्वेश्चन को पहले नहीं और हाँ वाला देख लिया तो मामला खराब हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक, तो देखते हैं भाई पहला क्वेश्चन क्या कर, देखते हैं इसका आंसर। तो पहला पॉइंट, इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस, इसमें बहुत सारी बातें हैं सुभाष चंद्र बोस की, तो इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, ये ठीक है, इन्होंने खूब बड़े पैमाने पर लिखा। दादा भाई नौरोजी की किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें क्या है? तो दादा भाई नौरोजी की एक किताब में कहीं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। इसमें दादा भाई नौरोजी ने कहा कि धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया कि कैसे भारत से सारा अमाउंट एक स्टेप बाय स्टेप एक प्लानिंग करके ब्रिटिश गवर्नमेंट आपने यहां ले जा रही, मतलब इंडिया से क्या करती, वो टैक्स वसूलती और उसी टैक्स से क्या करते, रॉ मटेरियल परचेज करते और वही रॉ मटेरियल भेज देते कहां पर, ये इंडिया हो गया मान लीजिए, इंडिया, और वो फिर भेज देते कहा, ब्रिटेन में, जो यहां से कर वसूले और कर वसूलने के बाद कच्चा माल खरीदे और वो माल भेज दिए ब्रिटेन में, ब्रिटेन के उद्योगों में गया, प्रोडक्ट बना और जब प्रोडक्ट बना तो वहां पर औद्योगिकरण शुरू हो गया, भाई उद्योगों को कच्चा माल मिलने लगा, तो जो ब्रिटेन में बेरोजगार लोग थे या छोटे छोटे काम में लगे थे उन सबको रिप्लेस करके फैक्ट्री में लगा दिया गया। अब जब फैक्ट्री में लगा दिया गया, कामों में उद्योगों में लगा दिया गया, तो ब्रिटेन में औद्योगिकरण शुरू हो गया और भारत की जितने भी इंडस्ट्री थे उनको कच्चा माल मिला ही नहीं। जब कच्चा माल ही नहीं मिला तो भारत के उद्योग क्या होंगे? तो सिंपल सा क्वेश्चन भाई, बर्बाद हो जाएंगे। तो भारत के उद्योग बर्बाद होने लगे, यहां पर औद्योगिक क्रांति शुरू हो गया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हो गया और ये सारा प्रोडक्ट सेल होने के लिए वहां से रॉ मटेरियल का जो इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट बना था, ये सारा प्रोडक्ट बिकने के लिए कहां पर आ गया? इंडियन मार्केट। और जब इंडियन मार्केट में आया तो इससे जितना भी कैश मिला वो सारा कैश भेज दिया जाता कहां पे? ब्रिटेन में। ठीक, मतलब यहां से और बेचा गया बाजार की तरह। तो भारत को कच्चे माल और बाजार की तरह अंग्रेजों ने क्या किया? यूज किया और जितना जरूरत है उस हिसाब से कच्चा माल यहां से उत्पादन करते और लेके चले जाते और भारत को कुछ नहीं मिलता, मतलब भारत का ही प्रोडक्ट माल बनने के लिए ब्रिटेन जाता और उसका 4 गुना 5 गुना पैसा ब्रिटेन पाता है। तो ये थी थ्योरी दादा भाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद की। फ्रैंके मोरिस, इंडिया टू कर्जन, ये इनका किताब नहीं है, ये दुर्गादास जी का किताब है, तो ये गलत है। दुर्गादास जी की किताब इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू आफ्टर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मैच कर रहा है? लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, रफीक जकारिया, सुभाष चंद्र बोस। लाला लाजपत राय पॉवर्टी एंड ब्यूटीफुल, दादा भाई नौरोजी अनहैप्पी, रफीक जकारिया द मैन हु डिवाइडेड, सुभाष चंद्र बोस लिटिल मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। तो यहाँ पर बहुत सारे आप आंसर एक सेकंड में भी दे सकते हो। देखो लाला लाजपत राय पॉवर्टी एंड अनब्यूटीफुल तो मतलब ही नहीं बनता, दादा भाई नौरोजी मतलब ही नहीं बनता, सुभाष चंद्र बोस का गिल्टमैन हु इंडियाज पार्टीशन ये भी नहीं बनता। तो आपका आंसर क्या होगा? रफीक जकारिया। रफीक जकारिया का किताब है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, दैट मीन्स क्या? तो रफीक जकारिया की किताब। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर तो एक सेकंड में आप लोग दे दोगे। भूदान आंदोलन जयप्रकाश नारायण नो, महात्मा गांधी नो, राम मनोहर लोहिया नो, विनोबा भावे हो जाएंगे। तो विनोबा भावे जी, ठीक है ना। आज क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ भी है, थोड़ा इजी भी है, मॉडरेट भी है, सब तरह के क्वेश्चन हमने रखा है। ठीक, अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हिंदू विधि द्वारा मान्यता, हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? उपज का आधा, उपज का छठा, एक तिहाई, एक चौथा। तो हिंदू लॉ के अनुसार कितना परसेंट टैक्स होना चाहिए? उपज का कितना परसेंट भाग होना चाहिए? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हिंदू लॉ के अनुसार उपज का एक छठा भाग होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। कर कितना होना चाहिए? तो कर माना जाता है एक बटे छठे भाग पर आप कर ले सकते हो, उससे ज्यादा ले रहे हो तो गलत कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 23, जिस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता है वो क्या कहलाती? अपृहत, बिना जोती हुई भूमि, सिंचित भूमि, घने जंगल वाली भूमि, जोती हुई भूमि या नन ऑफ दीज। इस तरह के क्वेश्चन बीपीएससी में आते हैं। तो बीपीएससी के टाइप के सवाल होते हैं जहां पर ई ऑप्शन भी आपका रहता है, ठीक है। तो बीपीएससी वाले सवाल होते हैं। तो बिना जोती हुई जंगल की भूमि क्या कहलाती? तो अपृहत कहलाती। क्या? तो अपृहत कहलाती है। क्योंकि उस जमीन पे कोई बिना जोती हुई जमीन है तो अपृहत जमीन कहलाती है, बिना जोती हुई भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस कलाकार को पूर्व का रफेल कहा जाता है? तो पूर्व का रफेल किसे कहा जाता है? कलाकार या चित्रकार भी कह सकते हो, इसे चित्रकार भी कह सकते हो। कलाकार को मिस्कीन को, अब्दुल समद को, behzad को या मंसूरी को। पूर्व का रफेल, ऐसे चित्रकार भी कह सकते हो। चित्रकार को पूर्व का रफेल कहते हैं, ऐसे कह सकते हो रफेल। तो पूर्व का रफेल किसे कहते हैं? तो behzad को कहते हैं। किसको? तो behzad को। behzad को पूर्व का रफेल कहते हैं। ये किसके समय? तो बाबर के टाइम में रहते हैं। बाबर के समय का चित्रकार था, लेकिन ये बाबर से संबंधित नहीं था, ठीक है ना। बाबर प्लस कर दो हुमायूं। हुमायूं के समय दो लोग आते हैं, अब्दुल समद और कौन? तो मीर सैयद अली। मीर सैयद अली, ठीक। ये हुमायूं के समय, इसी के चेला माने जाते हैं, पूर्व का रफेल behzad माना जाता है। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया? तो देखो ध्यान से, बाबर के पास से चित्रकारी कराने के लिए टाइम ही नहीं था। तो बाबर के समय चित्रकारी कराने के लिए टाइम ही नहीं था। तो आंसर क्या होगा? हुमायूं आपका आंसर हो जाएगा। कि मुगल चित्रकला की शुरुआत किसके समय में होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? हुमायूं। हुमायूं के समय मुगल चित्रकला की शुरुआत होती है। अब्दुल समद, अबुल हसन, आका रिजा, मीर सैयद अली। तो जहांगीर के समय के चित्रकार, तो इसमें कौन थे भाई? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन थे इसमें? अब्दुल समद, मीर सैयद अली, अबुल हसन, आका रिजा। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इसका आंसर आप लोग एक सेकंड के अंदर कर दोगे कि मीर सैयद अली और अब्दुल समद ये दोनों लोग किसके समय में थे? तो हुमायूं। हुमायूं की बात कर लें, प्लस अकबर के समय में भी आ जाते हैं मीर सैयद अली जी। ये दोनों तो होंगे ही नहीं। तो हुमायूं के से रिलेटेड, हुमायूं के साथ फारस से भारत आते हैं, तो ये दोनों तो है ही नहीं। तो अब बचे कौन? अबुल हसन, आका रिजा, ये दोनों लोग, यानी 2 और 3, ये दोनों लोग आपके क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे 2 और 3। अबुल हसन, आका रिजा। जागीर के समय चित्रकारों की बड़ी लंबी लिस्ट होती है, ठीक है। बिस्कीन, मिशन दास, मंसूर आलम, अबुल हसन, गोवर्धन, आका रिजा, तमाम सारे विद्वानों की पूरी टीम हुआ करती थी जो चित्रकारी करते थे। काफी बढ़िया चित्रकार रहा करते थे। मुगल काल के दरबार की भाषा क्या थी? अरबिक, टर्की, पर्शियन, उर्दू। तो मुगल काल के दरबार की भाषा, मुगल लोग कहाँ से बिलोंग करते थे? तो मंगोलियाई से बिलोंग करते, मतलब ऐसे कह लो कि मुगल में दोनों का वंशज था।
चंगेज खान, तैमूर लंग, ये मोस्टली इनके दरबार में जो कार्य की भाषा थी वो क्या थी, तो पर्शियन लैंग्वेज प्रयोग करते थे, फारसी भाषा प्रयोग करते थे मुगल काल अपने दरबार में। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है, ठीक, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त शिखंड या फिर कुमार गुप्ता। तो इसका आंसर बताएं सारे बच्चे। प्रयाग प्रशस्ति, अब देखो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, तो इसकी रचना किसने की थी, तो समुद्रगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने की थी। अरे सॉरी, इसकी रचना किसने की थी, तो हरिसेन ने, सॉरी हरिसेन ने इसकी रचना की थी, इसने तो हरिसेन ने। और ये किससे संबंधित है, तो समुद्रगुप्त से संबंधित, ठीक है ना, किससे, तो समुद्रगुप्त से। इसमें समुद्रगुप्त के दरबार में समुद्रगुप्त के अभियान का वर्णन, समुद्रगुप्त के अभियान का वर्णन है, समुद्रगुप्त के सैन्य अभियानों का पूरा वर्णन है। और किसमें लिखा गया है, तो संस्कृत में, संस्कृत में। और किसमें, तो चंपू काव्य स्टाइल, चंपू काव्य शैली का इसमें क्या हुआ, तो प्रयोग किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा 28 का, तो बी आंसर हो जाएगा क्या, तो समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था, तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का नाम से गुप्त, सोमेश्वर देव, महादेव, महीपाल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताया आप लोग फटाफट तेजी से, क्या नाम था, तो उसका नाम क्या था, तो महेंद्र उसका नाम था। क्या नाम था, तो प्रयाग प्रशस्ति में महेंद्र उसका नाम था। एंड आज का लास्ट सवाल, लास्ट सवाल क्या कह रहा, इनमें से किस गुप्त शासक ने हूणों को परास्त किया था, पराजित किया था, किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू, कुमार गुप्ता, स्कंदगुप्ता। तो देखो इन तीनों लोगों के समय हूणों का आक्रमण तो होता ही नहीं, तो मतलब ही नहीं बनता। तो स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से पता चलता है कि हूणों को पराजित करने वाला शासक कौन था, तो स्कंदगुप्त, इसे कहते हैं स्कंदगुप्त, ठीक है। तो कौन होगा, तो स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त ने किसको, तो हूणों को पराजित किया था। एंड इसके बाद नष्ट देखते हैं, नष्ट आपका क्या है, तो नष्ट आपका इंफॉर्मेशन है। और आज का टाइम आई थिंक सो हो भी गया होगा, तो एक बेहतरीन जानदार शानदार इंफॉर्मेशन जान ली कि एक तो दिवाली चली रहा है और दिवाली में एग्जामपुर की तरफ से आपको कुछ ना मिले, ये कहाँ हो सकता है। तो दिवाली में एग्जामपुर की तरफ से आपको सभी कोर्सेज पर 75% आपको ऑफ दिया जा रहा है। चाहे आप एनडीए के कोर्स खरीदो, चाहे सीडीएस के खरीदो, चाहे आईएसपीसीएस के खरीदो, चाहे आप राजस्थान के खरीदो, चाहे बिहार के खरीदो, चाहे मेन एग्जामपुर के कोर्सेज खरीदो, चाहे एसएससी ज्ञान बैच खरीदो, एमटीएस का कोई भी बैच खरीदो, पूरे भारत का कोई भी, मतलब एग्जामपुर का कोई भी कोर्स आप खरीदोगे, सभी कोर्सेस में, एग्जामपुर की कोर्सेस में, तो देखो सभी कोर्सेस की बात यहाँ पर हो रही, आपको कितना, तो मोस्टली 75% आपको फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल रहा है। तो इस अवसर का लाभ पूरा उठाना है, चूकना नहीं है, क्योंकि अवसर बहुत कम आते हैं बार बार। अब दिवाली के बाद आगे कोई बहुत बड़ा त्योहार भी नहीं है, कि दिवाली छठ है, उसके बाद में तो लंबे समय के बाद आपका फिर क्रिसमस आएगा अच्छे त्योहार में, तो दिसंबर में कहीं जाके आएगा। तब तक आपका बहुत सारी चीजें निकल चुका होगा। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो खरीदने के लिए, तो 25% ही आपको पे करना है, 75% तो आपको कंपनी ऑफ ही दे रही। इसके लिए दिवाली 75 कोड आपको यूज करना। तो ऐसे कोर्सेस में, और सभी कोर्सेस में जानते हो कोई भी कोर्स मोस्टली लॉन्च होता है, तो एग्जामपुर पे मान के चलो मोर देन 90% टीचर आपके एक्सपीरियंस वाले हैं, वेल एक्सपीरियंस वाले हैं। ऐसा कोई नहीं कि मतलब कोई फ्रेशर हो, तो आपके एक्सपीरियंस वाले ही टीचर होंगे। और अगर 10% आपके फ्रेशर भी हैं, तो फ्रेशर ऐसा नहीं लिया गया कि उनको कुछ अनुभव ना, वो भी कम से कम 2 से 3 साल तक काम किए होंगे। इसमें से 90%, अगर हम 100% में बात करें, तो इसमें 10% से 20% फैकल्टीज ऐसे हैं जिनका अध्ययन अध्यापन 15 साल से 10 से 15 साल का लगभग कम से कम हुआ। 15 साल से ज्यादा, कम से कम की बात मैं कर रहा हूँ, 10 से 15 साल से पढ़ाई रहे, ठीक। तो आपको ऐसा नहीं कि सोचना है कि भाई आपको कोई फैकल्टी खराब मिलेगी, कोई फैकल्टी ऐसा नहीं, वेल एक्सपीरियंस वाली फैकल्टी मिलेगी।
आप फैकल्टी के नाम भी आप जानना चाहोगे तो आपके कोर्स में फैकल्टी के नाम पहले ही अनाउंस कर दिए जाते हैं। जब बैच लॉन्च होता है कि भाई देख लीजिए ये फैकल्टी है, आप उन फैकल्टी का एक्सपीरियंस भी आप चेक कर सकते हो, तमाम सारे सोर्सेस होते हैं। ठीक, तो रही बात ज्ञान की, तो ज्ञान तो आपको बेहतरीन मिलेगा, उसके टेंशन मुक्त रहो। तो आपकी दिवाली बेहतरीन हो, एग्जामपुर ऑफर भी दे रहा, और आपको, आपके घर वालों को मेरे और मेरी पूरी टीम की तरफ से ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अगली दिवाली आपकी मैं चाहूंगा खूब और बेहतरीन हो। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, देखते रहे एग्जामपुर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।